हाय गाइस, ये देखो, ये है Oppo Find X5 Pro और इसमें खास बात ये है कि यहां पर एक डेडिकेटेड चिप मिलती है जो कि कैमरा को हेल्प करता है, जिसका नाम है Mari Silicon X। ये पहली बार है कि Oppo ने खुद की चिप बनाई है जो कि सिर्फ कैमरा को सपोर्ट करेगा। वैसे इसके अंदर प्रोसेसर है Snapdragon 8 Gen 1। जो जनरली फोन आते हैं ना, वो प्रोसेसर की ISP पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन यहां पर ये ISP पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए खुद की इन्होंने चिप बना दी है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है संचित और ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। और अब जो है इसके बॉक्स को खोलते हैं, हमें पूरा ग्रे बॉक्स मिलता है और ऊपर की साइड एक ब्लैक पाउच मिल जाता है और ये भी पूरी प्रीमियमनेस दे रहा है। और यहां पर जो है हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और साथ में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है गाइस। देखो, काफी मोटी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। बहुत सारा पेपर खराब कर दिया ओप्पो ने, पर केस तो इन लोगों ने काफी अच्छा दिया है। पूरा सिलिकॉन केस है और हाई क्वालिटी लग रहा है और लाइट वेट भी है। खैर, जब तक मैं इस फोन को निकालता हूं तो प्राइस भी सुन लो। 1,10,000 के करीब है ये, मतलब फॉरेन में, यूरोपियन प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, तो भाई काफी एक्सपेंसिव चीज है ये। वैसे मैं इसको S22 अल्ट्रा के साथ भी कंपेयर करूंगा। देखो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है फोन। ये भी हटा देता हूं। और भाई साहब, मेरे को कहना पड़ेगा, मतलब जनरली मैं इतना इंप्रेस होता नहीं हूं आजकल फोन से, बट ये कुछ मस्त लग रहा है। काफी ग्लॉसी भी है और काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। और नीचे की साइड जो है हम लोगों को बहुत बड़ी चार्जिंग ब्रिक मिलती है गाइस। एक बार हाथ के रेफरेंस से देखो, काफी बड़ा चार्जर है ये, 80 वॉट का है। और यहाँ पर जो है हम लोगों को डाटा केबल मिलती है, देखते हैं। हाँ, टाइप A टू टाइप C है ये। आई विश टाइप C टू टाइप C देते, वो ज्यादा प्रीमियम फील होता है। खैर, सब कुछ साइड में करते हैं, ढंग से फोन दिखाता हूं। मेरे हिसाब से फोन जो है ना, फिंगरप्रिंट मैग्नेट रहने वाला है। एक बार देखो, जैसे मैंने ऐसे ही किया और कितने स्मजेस आ गए हैं। लेकिन सबसे कूल बात इसके अंदर ये है कि ये पूरा सेरेमिक बैक पैनल है और इतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, पूरी मिरर फिनिश के साथ आता है। अभी मेरे को नहीं पता कैमरे में दिख रहा है नहीं, बट अभी मैं अपना चेहरा देख सकता हूं यहां पर। और ओप्पो का तो ये भी क्लेम है, जो यहां पर ये सेरेमिक बैक है ना, ये अगर ग्लास से कंपेयर करते हैं तो ये डबल हार्ड है, मतलब डबल स्ट्रॉन्गर है। कर दूं क्या ड्रॉप? बहुत महंगा फोन है यार, कर ही देते हैं। बट हाँ, टूटा तो नहीं ना? हाँ, नहीं टूटा यार। वैसे मैं छोटा सा ड्रॉप टेस्ट सिर्फ इसलिए करता हूँ जिससे बातों में इंपैक्ट आए। डिजाइन में मुझे इंप्रेसिव पार्ट तो देखो ये लगा है, क्योंकि ये सिरेमिक है और हार्ड भी है। तो देखो कैमरा मॉड्यूल कैसे मोल्ड होके जा रहा है। आप रिफ्लेक्शन से आइडिया लगाना कि कैसे रिफ्लेक्शन यहाँ पर कर्व सी हो जाती है और फिर ये अलग सी शेप का कैमरा मॉड्यूल बनाया है। और ये शेप मैंने जनरली तो दिखी नहीं, तो सबसे यूनिक लुक इसका ये कैमरा मॉड्यूल ही देता है। मेरा मतलब ये कि अगर मैं इसको ऐसे कान पे लगाता हूँ और फोन पे बात करूंगा तो फॉर श्योर कोई तो नोटिस करेगा इसको। एक और चीज इस फोन को प्रीमियम बनाती है कि ये जो बैक पैनल है ना, ऐसे कर्व होके जा रहा है और जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन भी यहाँ पर कर्व है, तो पूरी यू शेप का यहाँ पर हमें फ्रेम देखने को मिलता है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक बात कहनी पड़ेगी कि ये फोन हैवी है और काफी ज्यादा बड़ा है। स्टिल मैं इस फोन को एक हाथ से यूज कर सकता हूं और मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि ये फॉर्म फैक्टर पूरा लंबा बनाया इन लोगों ने, जिससे चौड़ा ना हो फोन, और इसकी वजह से कंफर्ट भी मिल रहा है। फोन के राइट साइड की बात करो तो फ्रेम तो हमें पूरा मेटालिक मिलता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि पावर बटन थोड़ा नीचे होना चाहिए था, इतना ऊपर करना पड़ता है हाथ। बट अच्छी बात पता है क्या है? पावर बटन के अंदर एक ग्रीन एक्सेंट है, अच्छा लग रहा है। और फोन के लेफ्ट साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं जो कि काफी प्रीमियम है। फोन की नीचे की साइड की बात करो तो यहाँ पर स्पीकर्स है, टाइप C पोर्ट है और यहीं पे सिम ट्रे है। सिम ट्रे जो है यहाँ पर हमें डुअल मिलती है, बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर रबड़ कोटिंग भी है। देखो, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये रबड़ कोटिंग है। और ब्रांड क्लेम करता है कि IP68 रेटिंग है। और डुअल स्पीकर्स तो है इसके अंदर, रुको मैं आपको सुनाता हूँ, और काफी ज्यादा लाउड है। एक चीज देखना, जगह जगह हमें एंटीना दिखेंगे। यहाँ पर भी, ऊपर की साइड तो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जगह जगह एंटीना लगा रखे हैं। ओप्पो ने इसको टर्म भी दी है, 360 डिग्री स्मार्ट एंटीना 3.0, और ये बेटर 5G कनेक्टिविटी के लिए है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है गाइस, और ये बहुत फास्ट काम करता है। देखो, काफी अच्छा है। हैप्टिक फीडबैक तो इतना अच्छा है, जगह जगह इंप्लीमेंट किया है। मैं रीसेंट ऐप में जा रहा हूं ना, अगर ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं तो मुझे हल्की हल्की वाइब्रेशन आ रही है, बहुत टेक्टाइल है ये। रिसेंटली मैंने एक चीज सुनी थी, मुझे नहीं पता कि वो कितनी लिजिड है, बट ऐसा बताया जाता है कि हम इंसानों की टेंडेंसी है कि जितनी भारी चीज हम पकड़ते हैं ना, हमें उतनी प्रीमियम लगती है। शायद इसलिए भी आईफोन इतने भारी होते हैं, खासकर प्रो मैक्स, तो ये भी भारी मेंटेन किया है इन लोगों ने, शायद प्रीमियम फील के लिए। फ्रंट से तो फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है यार, क्योंकि कर्व डिस्प्ले भी मिल जाती है, ऊपर से पंच होल कैमरा इधर
रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है, क्योंकि अगर आप हेड देखते हो और जो चिन देखते हो बिल्कुल सिमेट्रिकल है और ये इसको एक अलग मॉडर्न लुक तो दे रहा है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि यहां पर 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। पता है स्टार्टिंग में मैंने फॉर्म फैक्टर की तारीफ क्यों करी है, क्योंकि 6.7 इंच की डिस्प्ले है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी मानी जाती है, स्टिल ये कंफर्टेबल फील हो रहा है। स्क्रॉलिंग देखो, ये एक LTPO पैनल है जो कि 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जाता है। ठीक है, बिल्कुल यार, ये ऑब्वियस है कि LTPO पैनल मिलेगा क्योंकि आप 1,10,000 रुपए पे कर रहे हो, खासकर यूरोपियन मार्केट में तो। लेकिन खास बात ये है कि डिस्प्ले मेट ने इसको A+ रेटिंग दी है, जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ी बात बनती है। और देखना गाइस, क्वाड HD+ का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है और आप ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हो कि वो खुद से बताएगा कि आपको फुल HD में जाना चाहिए फिर क्वाड HD+ में। ब्राइटनेस चेक करते हैं। मैंने जो है इसको S22 अल्ट्रा के साथ रख दिया है। देखो दोनों बहुत ब्राइट है, लेकिन जो सैमसंग है वो 1750 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है और ये जो ओप्पो है वो 1300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये इंडियन मार्केट में आएगा या फिर नहीं, ये ओप्पो का फोन, बट स्टिल मैंने S22 अल्ट्रा से कंपेयर करके दिखा दिया। वैसे इस ओप्पो के फोन में ना 1000 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है। क्योंकि ये प्रीमियम फोन है तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 ही लगाना था, ऑब्वियस चॉइस है ये आजकल की। लेकिन इसके अंदर जो है ना LPDDR5 रैम भी है और UFS 3.1 स्टोरेज भी है। लेकिन स्पेशल बात है इस फोन का कूलिंग सिस्टम, जो कि मल्टीपल लेयर के साथ आता है और वो हीट एक्चुअली में मैनेज करेगा। मतलब मेरा पॉइंट समझना, यहां पर इतना सोचा है ओप्पो ने कि अगर कोई वायरलेस चार्जिंग करना चाहे इस फोन के साथ, तब भी जो है 3 डिग्री तक इसको कूल रखेगा, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग में फोन हीट कर जाता है। बेंचमार्क्स की बात करूं तो भाई कुछ लोग बिलीव रखते हैं, मैं भी बेंचमार्क्स में बिलीव रखता हूं, तो वो मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा है, खासकर Antutu, क्योंकि 8,15,000 आया है। मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। मैंने Geekbench भी यहां पर डाला इसके अंदर, वहां पर जो है सिंगल कोर ओकेश है, पर मल्टी कोर यहां पर बहुत इंप्रेसिव मिलता है। इन शॉर्ट में स्कोर्स थोड़े से और बेटर देखना चाहता था क्योंकि महंगा फोन है। और अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो ये प्रोसेसर है ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, ये बहुत थ्रॉटल करता है। जैसे कि CPU थ्रॉटलिंग मैंने इसके अंदर डाला, यहां पर ग्रीन ग्राफ आया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर किसी फोन में अच्छा कूलिंग सिस्टम डाला होता है तभी ये प्रोसेसर ढंग से काम करता है, वरना वो हमेशा थ्रॉटल करता है। तो इसमें अच्छी बात है कि थ्रॉटल नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मेरे को गेमिंग की सेटिंग्स दिखाने की नीड है या फिर गेमिंग करके दिखाने की नीड है। ऑब्वियसली फ्लैगशिप फोन है, सब कुछ बहुत बिल्कुल किलर मिलता है। इनफैक्ट यहां पर मैं डे टू लाइफ में इसको अगर फोन को टेस्ट भी कर रहा था ना, तो बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा था। बैटरी की अगर मैं बात करूं इस फोन की, तो देखो पतला फोन है, स्टिल इन्होंने 5000 mAh की बैटरी डाल दी और 80 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी। सैमसंग तो इससे बहुत मोटा है यार, S22 अल्ट्रा, इसमें भी 5000 mAh की बैटरी है लेकिन 45 वॉट की चार्जिंग है। इसलिए मैं सैमसंग को हमेशा फीडबैक देता हूं कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लो। ये जो ओप्पो का फोन है ना, 12 मिनट में 50% चार्ज हो भी जाता है। ये सुन के इंप्रेसिव लगता है लोगों को। इनफैक्ट ओप्पो ने तो वायरलेस चार्जिंग को भी एनहांस कर दिया है 50 वॉट पे, और 47 मिनट में फोन फुल चार्ज हो जाता है वायरलेस चार्जिंग पे भी। अब मेरे को पता है काफी लोग बोलेंगे कि भाई बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ता है अगर हम फोन को ज्यादा वॉट पे चार्ज करते हैं तो। इनफैक्ट ओप्पो ने इसका भी सोल्यूशन निकाला है कि यहां पर आप 1600 बैटरी साइकिल्स तक चार्ज कर सकते हो। पहले लगा लो 800 साइकिल तक कर पाते थे हम लोग, 1600 बड़ा नंबर है। इनफैक्ट ये पहला फोन है जिसके अंदर ओप्पो बैटरी हेल्थ इंजन मिलता है। मुझे नहीं पता कितनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, बट ऐसा ओप्पो कहता है कि AI की वजह से यहां पर बैटरी हेल्थ और इंप्रूव होती है। सुनने में अच्छी लगती है भाई चीजें, महंगा फोन है तो बड़ी बड़ी बातें भी अच्छी लगती है। कैमरे के बारे में बात करते हैं। ये जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और ये मेन कैमरा एक और 50 मेगापिक्सल का, और ये जो आप लोग देख रहे हो ना 13 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा है। और ध्यान से सुनना, इस वाले एरिया में कहीं पे ना 13 चैनल स्पेक्ट्रल सेंसर भी लगा हुआ है। इस सेंसर का काम है कि जो भी हम फोटो खींच रहे हैं ना, जो भी सीन है उसके अंदर कलर एक्यूरेसी को बेटर तरीके से मेंटेन करे। मेरे को अच्छी बात ये लगी कि अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा दोनों 50 मेगापिक्सल का है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि दोनों में जो है सोनी IMX766 सेंसर है, जो कि बहुत कमाल का सेंसर माना जाता है। नॉर्मल लोगों के लिए बता देता हूं कि मेगापिक्सल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कैमरा सेंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अजीब चीज दिखाता हूं गाइस, जैसे ही मैं वीडियो में शिफ्ट होता हूं ना तो अल्ट्रा वाइड में आ जाता है खुद से, पता नहीं क्यों। खैर इसकी स्टेबलाइजेशन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। देखो मैं यहां पर कैमरा मूव करता हूं ना, तो अभी तो मैंने जो इसका अल्ट्रा वाला स्टेबल मोड ऑन भी नहीं किया, बट स्टिल ये सब्जेक्ट को जो है ना बिल्कुल मतलब मिडल में और स्टेबल रखता है। और यहां से अगर हम अल्ट्रा स्टेडी भी ऑन कर देते हैं ना, तो देखो गाइस, इसको तो मैं कितना भी लाइक शेक कर लूं, कितना भी हिला लूं, बट स्टिल यहां पर ये पूरे सब्जेक्ट को स्टेबल रखता है और मिडल में रखता है। पता है ये इतना स्टेबल क्यों दिख रहा है? क्योंकि ओप्पो ने यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कि 5 एक्सिस ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन मिलेगी।
3 एक्सेस जो है सेंसर मूव करेगा और 2x लेंस मूव करेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन 5x का हो जाता है, इसलिए इतना स्टेबल दिख रहा था। मैंने इससे बहुत सारी फोटोज खींची है, जैसे कि ये वाला पार्ट देखना, येलो वाला, और ये भी येलो है और साथ में ग्रीन भी है इसके अंदर और ब्लू भी है। बहुत डिफिकल्ट था, जैसे मुझे ये देखना था कि कितने अच्छे से कलर ये मेंटेन करता है, क्योंकि अलग से सेंसर लगाया है। तो एक्चुअली में बहुत न्यूट्रल फोटो खींची है, लेकिन हेजलब्लेड के साथ कोलैबोरेशन कर ली है ओप्पो ने, और इसी रीजन की वजह से हमें जो है ग्रीन और जितने भी येलोज है सारे परफेक्टली सैचुरेटेड दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये वाली फोटो भी देखो, मैंने मल्टीपल टाइम टेस्ट करा है, ऑरेंज को भी ये सही तरीके से सैचुरेशन दे पा रहा है, नहीं तो ओप्पो के फोन ओवर सैचुरेट करते थे। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है, देखो ये पोर्ट्रेट मोड से मैंने खींची है और बैकग्राउंड पूरा ब्लो कर दिया है इसने, काफी ज्यादा ब्राइट कर दिया है, और ऐसा ये बार बार करता है। जैसे कि इस वाली फोटो में भी बैकग्राउंड ब्राइट है और ये बार बार ऐसे ही करता है पोर्ट्रेट मोड में। मेरा मतलब था कि अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा धूप होती है ना, तभी वो ओवर एक्सपोज करता है, वरना देखो पोर्ट्रेट कितने ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, एज डिटेक्शन कितनी ज्यादा कमाल की है हर एक कंडीशन के अंदर, और यहाँ पर तो बैकग्राउंड भी परफेक्टली सैचुरेटेड है और एक्सपोज भी। इनफैक्ट इसका अल्ट्रा वाइड भी बहुत इंप्रेसिव है, देखो हर जगह पे डिटेल इसके अंदर मिल जाती है, और मैंने यही सेम फोटो वाइड से भी खींची है जो नॉर्मल वाला होता है, इसमें भी बहुत सारी डिटेल है, क्योंकि दोनों 50 मेगापिक्सल के हैं ना, और दोनों सेम सेंसर भी है, इसलिए अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल बहुत सिमिलर है। बट मेरे को एक चीज बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी है कि जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ना, वो ज्यादा वाइड नहीं है, वो बहुत कम है, और अगर मैं 2x में जूम करके फोटोज खींच रहा था वो मुझे डिसेंट लगा। मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो सैमसंग का फोन आया ना, वो तो 100x पे भी क्रेजी जूम कर देता है, ये डिसेंट है। एक चीज मैंने नोटिस करी कि ये फोन जो है ना खुद से नाइट मोड ऑन कर लेता है, और ये सेम चीज आईफोन में भी होती है, तो शायद से ओप्पो ने आईफोन से उठाई ये चीज। और इसकी नाइट मोड में खास बात बोलूं या फिर बेकार बोलूं वो आपके ऊपर है, कि इसकी नाइट मोड जो है ना ज्यादा ब्राइट फोटोज नहीं खींचता, वो लाइक बिल्कुल मिडल और स्पॉट ऑन रखता है चीजों को। मेरे हिसाब से जो लो लाइट कैपेबिलिटीज है वो बहुत फैंटास्टिक लगी मेरे को। तो जो स्टार्टिंग में मैरी सिलिकॉन एक्स चिप की बात करी थी ना, जो कि डेडिकेटेड चिप थी जो फोटोज और वीडियोज में काम करती है, वो मेन नाइट मोड के लिए ही है, कि लाइक अंधेरे में वो ज्यादा अच्छी फोटोज और वीडियोज ला सके, वो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अच्छे रिजल्ट्स है। और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और उसकी फोटोज मुझे अच्छी लगी है भाई, काफी ब्राइट फोटोज खींचता है। स्किन टोन थोड़ी सी लाइक मैं कहूंगा ब्राइट साइड रहती है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह कि RGB W पिक्सल्स इन्होंने यूज करे हैं, जो W वाला पिक्सल है ना वो व्हाइट है, वो एक्स्ट्रा है, जो ज्यादा लाइट गैदर करेगा। अब ओप्पो ने एक और बहुत बड़ा क्लेम करा है कि ये बेस्ट इन क्लास 4K नाइट वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। ऑब्वियसली उसी चिप की वजह से जो डेडिकेटेड उन्होंने फोटोज और वीडियो के लिए की है, मैरी सिलिकॉन एक्स जो है। मैंने इसको टेस्ट किया गाइस, और मैंने नोटिस किया कि हाँ भाई नाइट वीडियोस 4K के अंदर बहुत अमेजिंग है। फिर मैंने देखा, आप लोग को सैंपल दिखाई देता हूं, खैर फिर मैंने जो है इसको सैमसंग के साथ भी कंपेयर किया, तो कुछ कुछ कंडीशन में मुझे महसूस हुआ कि हाँ ये ऊपर था। बट मैंने ये भी नोटिस करा है कि जब फ्लैगशिप या फिर 1,10,000 की बात आती है ना, तो फिर सैमसंग ही है। और इस फोन के ना आप अल्ट्रा वाइड और वाइड दोनों लेंस से 10 बिट वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि AI की मदद से कितनी ज्यादा डायनेमिक रेंज ये लिया आता है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आप लोग के लिए की थी, आप खुद ही देख लो। AI ऑन करा और पूरा बैकग्राउंड जो है डिटेल आने लगी, लाइक ओवर एक्सपोज नहीं हुआ, फेस भी ढंग से एक्सपोज हो गया। कंक्लूजन की बात करते हैं, मुझे ये फोन कैसा लगा। देखो भाई, नो डाउट फोन ये जो है ना काफी प्रीमियम है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर ये इंडिया में आता है तो ये कितना प्राइस कम कर सकते हैं इसका, क्योंकि इंडिया में 1,10,000 रुपए ओप्पो के लिए अभी लोग मेरे हिसाब से रेडी नहीं है। बट वैसे अगर मैं बात करूं फोन के बारे में, तो हर एक डिपार्टमेंट में इन लोगों ने इसको प्रीमियम बनाया है, और सच में फोन जो है नंबर्स में बहुत ऊपर निकल के आता है। मुझे फोन सच्ची में बहुत अच्छा लगा है। बट जब भी फ्लैगशिप कैटेगरी की बात आती है तो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ब्रांड के बारे में। मुझे पर्सनली ओप्पो बहुत फैंटास्टिक ब्रांड लगता है। बट आप लोग बताना, क्या अगर ये इंडिया में आता है, क्या आप इसको खरीदना चाहोगे? मैं आप लोग के कमेंट्स देखने के लिए ज्यादा क्यूरियस हूं। अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।